हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्योरली फॉर प्रीलिम स्टूडेंट्स, लेकिन मेंस के स्टूडेंट्स कैन आल्सो रेफर टू दिस वीडियो फॉर देयर मेंस जर्नी। लेकिन ये हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, सो काइंडली स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, so without wasting any time further, let's start with the video. So पहले तो before starting with the video, I just want to tell you guys that you need to sit with your kit. What is your kit? One pen and your barat. Okay, so let's first discuss about the details of the act. So हमारे जो act है उसका नाम है the Hindu Marriage Act 1955. ये act number 25 था। इनैक्टमेंट डेट इसकी 18 मई 1955 है। शॉर्ट टाइटल जो है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। इसमें टोटल 30 सेक्शंस है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। लेकिन जो 5 पार्ट्स है उनको चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया है, ओनली हेडिंग्स लिखी है, जैसे कि प्रिलिमिनरी, हिंदू मैरिजेस, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर, and last में है हमारा saving and repeats. Okay, now starting with our first section which is short title the Hindu Marriage Act 1955, जो कि हम already पढ़ चुके हैं, and extent जो है इसका to whole of India. Okay, अब जो हमारा सेकेंड सेक्शन है इट इज एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट है पूरा ये किन किन लोगों पे अप्लाई होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ए में लिखा गया है कि टू अ पर्सन हु इज अ हिंदू। ऑलरेडी जो हिंदू है, हिंदू मतलब कौन, वो हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। ओके, बी में बता रहा है जो कि बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख हैं वो भी हिंदू की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और सी में बता रहा है कि नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, यानी कि इन 4 रिलीजन्स को छोड़ के बाकी जो भी हैं जिनके बारे में नहीं पता है या फिर जिनके रिलीजन के बारे में नहीं पता, हम सब उनको एज हिंदू ही कंसिडर करते हैं। ओके, अंडर दिस एक्ट। ओके, अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो बता रहा है कि कोई भी एक चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, ठीक है, जिसके दोनों मदर और फादर जो हैं दे आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, वो सब हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। बी में बता रहा है कि कोई भी चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट है, जिसका या तो एक मदर या फिर फादर जो है वन पेरेंट यानी कि वो हिंदू है, एंड द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज हिंदू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? बिकॉज अगर मान लो किसी का एक पेरेंट किसी और रिलीजन का है और एक पेरेंट हिंदू है और वो जो चाइल्ड है ही और शी इज ब्रॉट अप एज विद द अदर रिलीजन, तो वहां पर हम उसको हिंदू नहीं कंसिडर करेंगे। व्हाई? क्योंकि बचपन से उसने हिंदुइज्म को तो फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा ब्रॉट अप एज हिंदू है सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे अंडर दिस एक्ट। ओके, एंड थर्ड जो हमारी कैटेगरी है यानी कि सी, वो बता रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि कन्वर्ट कर चुका है हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट में, जैन में, सिख में, वो सब हिंदू है, या फिर कोई रिकन्वर्ट कर चुका है। यानी रिकन्वर्ट का क्या मतलब है, यानी कि कोई पर्सन पहले हिंदू था, उसके बाद वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो वापस से डिसाइड करता है कि नहीं मुझे वापस से हिंदुइज्म में जाना है, ठीक है, दैट मीन्स रिकन्वर्ट। तो वहां पर वो रिकन्वर्ट कर कर वापस हिंदुइज्म में आ जाता है, तो हम उसको भी अंडर दिस एक्ट हिंदू मानते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज डेफिनेशन क्लॉज। ओके, नो वन सेकेंड, इसमें क्लॉज 2 और क्लॉज 3 भी है जो कि बता रहा है कि दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू मेंबर ऑफ एनी scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government directs। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी एसटी जो है उसको हम हिंदू नहीं मानेंगे या उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा until and unless जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करती है ऐसा करने को। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनके अपने लॉज होते हैं, उनके अपने सिस्टम्स होते हैं, उनके अपने बिलीफ्स होते हैं और वो उन्हीं पे चले आ रहे होते हैं, तो हम उन पे पोथ नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू मेंटेन देयर सैंक्टिटी। अदरवाइज अगर हम उनको
हमारे लॉज के अंडर कंसिडर कर लेंगे तो उनके जो ट्राइबल जो उनके कस्टम्स हैं दे विल इवेंचुअली एंड, और हमारी शेड्यूल ट्राइब जो है उसका जो जो चली आ रही है उनकी प्रथाएं और जिस वे से दे गवर्न वो सब खत्म हो जाएगा, इवेंचुअली उनकी ट्राइब भी खत्म हो जाएगी. सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सैंक्टिटी हम उन पे ये लॉज जो हैं उनको नहीं जबरदस्ती इन्फोर्स करवाते हैं. ओके, थर्ड हमारा बता रहा है इंक्लूड अ पर्सन दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन अ पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज. यानी कि हो सकता है कोई पर्सन जो है वो हिंदू बाय रिलीजन नहीं है लेकिन उस पर ये एक्ट अप्लाई होता है. जैसे कि शेड्यूल ट्राइब का एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उन पर ये अप्लाई होगा तो होगा, इवन इफ दे डोंट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज हिंदू. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज डेफिनेशन क्लॉज. अब डेफिनेशन क्लॉज में यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज कस्टम एंड यूसेज. कस्टम एंड यूसेज को हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ भी जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, इजी लैंग्वेज, ठीक है, वही है इसकी डेफिनेशन. फर्स्ट चीज जो बता रही है कोई भी रूल जो कि कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली यानी कि वो बहुत सालों से चले आ रहा होना चाहिए और एक सेट पैटर्न होना चाहिए कि उसी पैटर्न में हम उसको फॉलो करें, यानी कि यूनिफॉर्मिटी है उसमें, ठीक है. ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर जो मैं एक तो आपको जो यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है और ऊपर से जो वर्ड्स मैं फोकस कर रही हूँ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. उसके सिवाय सिर्फ लैंग्वेज है. आपको ये वर्ड समझ आ जाएंगे तो आपको पूरे बैराक की लैंग्वेज समझ आ जाएगी. लेकिन आप अपने बैराक को साइड में रखें, उसमें ये मार्क करें वर्ड्स जो भी मैं बता रही हूँ सो दैट आपको रिविजन के टाइम पर इजी हो. ओके, नाउ obtained the force of law का क्या मतलब है? Now the law of the land recognizes those customs and usages. Okay, this means कि obtained the force of law यानी कि हमारा जो कंट्री है अब उसको एक ऑफिशियली हम उसको मानते हैं, ठीक है. प्रोवाइडेड, अब यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं कि कस्टम और यूसेज को कब हम लोग मानेंगे कि वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली है ताकि हम उसको फोर्स ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है. अब इसमें 4 कंडीशंस दी गई हैं. फर्स्ट है कि इट शुड बी सर्टेन. ये नहीं है कि एक जनरेशन ने कुछ और बोल दिया दूसरी जनरेशन ने आके कुछ और बोल दिया तो सर्टेनिटी तो रही नहीं, तो वहां पर हम उसको नहीं फोर्स ऑफ लॉ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. इट इज नॉट अनरीजनेबल, ठीक है, इट शुड बी रीजनेबल. ऐसा नहीं होना चाहिए. अब जैसे हम कह सकते हैं जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, या फिर चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. तो ये सब चीजें जो हैं ये चली तो बहुत टाइम से आ रही थी लेकिन ये जो है देवर अनरीजनेबल. आई मीन वी ऑल नो हाउ कैन सती प्रथा बी रीजनेबल. किसी वाइफ को किसी हस्बैंड की डेथ पे मारना इज इट लीगल? नहीं ना. तो वहां पर हम उसको अनरीजनेबल करार करके उसको उस कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे, ठीक है. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अब जो हमारी पब्लिक पॉलिसी जो सेट करी गई है बाय गवर्नमेंट उसको अपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है. थर्ड है एप्लीकेबल ओनली टू फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो अपने कस्टम्स और यूसेजेस को भूल चुकी हैं. व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं. इतने स्ट्रिक्टली जो हमारे पुराने कस्टम्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता. सब लोगों ने अपने अपने वे में इवॉल्व करके अपनी अलग अलग चीजों को क्या कहते हैं यूज करना शुरू कर दिया. मतलब एक अलग तरह से अपनी फैमिली चलाना शुरू कर दिया, ठीक है. हम काफी अपने पुराने कस्टम्स को भूल भी चुके हैं. तो हम इन कस्टम्स और यूसेजेस को सिर्फ उन्हीं फैमिलीज पे अप्लाई करेंगे जिन पे इतने सालों से ये चला आ रहा था, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ नोवेयर सम फैमिली कम्स एंड सेज कि हमारा तो ये कस्टम था जबकि काफी सालों से उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है. अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कोई भी सिटी सिविल कोर्ट, कोई भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी सिविल कोर्ट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये 3 कैटेगरी आती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, बस खत्म, ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट definition which is full blood and half blood. अब यहाँ पे ये टेबल देख लो, बहुत इजीली समझ आ जाएगा. 2 person related to each other by common ancestor और same wife. common ancestor and same wife का क्या मतलब है? फादर मदर, ठीक है. सेम फादर सेम मदर, फुल ब्लड, ठीक है.
टू पेरेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर बाय कॉमन सिस्टर एंड डिफरेंट वाइफ्स, हाफ ब्लड। यानी कि जब पुराने जमाने में दो वाइफ्स का रिवाज था, जो कि आज नहीं है अंडर हिंदू लॉ, तो वहां पर दे वर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड। ओके, अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे काफी फेमस, जैसे बोनी कपूर मान लीजिए, ठीक है, उनके दो बच्चे, एक है अर्जुन कपूर, एक है श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर। दे आर दे आर हैविंग कॉमन सिस्टर लेकिन डिफरेंट वाइफ्स, ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज यूट्राइन ब्लड। Two person related to each other by common ancestor and different husbands. Okay, now wife same है लेकिन husband अलग है। अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर किसी के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो चुकी है लेकिन उनको ऑलरेडी एक बच्चा था एंड बाद में वो दोबारा रीमैरी कर लेती है और उनको दूसरा बच्चा होता है किसी और हस्बैंड से, आज की डेट में अगर हम इसको कंसिडर करें, तो दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, द चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्राइन ब्लड। ओके, नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। स्पिंडा रिलेशनशिप, नाउ दिस डेफिनेशन एंड इसके नेक्स्ट डेफिनेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे डेफिनेशन क्लॉज में ना आप देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो कस्टम की डेफिनेशन, ठीक है, एक फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, स्पिंडा रिलेशनशिप, स्पिंडास, और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। ये जो डेफिनेशन है दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज बाकी तो पूछते नहीं इतना प्रीलिम्स में भी, ठीक है। सो स्पिंडा रिलेशनशिप में आता है थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर, ठीक है, और फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर। यानी कि हमारी मदर से 3 जनरेशन और हमारे फादर से 3 जनरेशन, सॉरी 5 जनरेशन, ठीक है, ये जो है ये हमारे स्पिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। आप अपने स्क्रीन पे चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, पिंक वाली सारी हमारी फीमेल्स हैं और ब्लू वाले हमारे सारे मेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम जिस जनरेशन में हैं उसमें हम अपने मदर फादर को देखते हैं, तो मदर की साइड से यानी कि मदर के पेरेंट्स आप मान लीजिए फर्स्ट, उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, और हमारी फादर की साइड से उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो वो सारे हमारे स्पिंडा रिलेशनशिप्स में आते हैं और इनमें हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है। स्पिंडास क्या होता है अब, इफ वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर और हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट। स्पिंडा का मतलब ये होता है बेसिकली कि मैं और मान लीजिए मेरे दादाजी या फिर मेरे नाना जी, दे आर ऑल स्पिंडास, ठीक है, हमारा एक स्पिंडा रिलेशनशिप है, ठीक है। स्पिंडास मतलब हम एक ही उसके पिंड के बेसिकली हम एक ही उसके स्पिंडास हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैरिज नहीं हो सकती। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज जी, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर मतलब कि हमारे ऊपर फादर की साइड से 5 जनरेशन, मदर की साइड से 3 जनरेशन, उनमें शादियां नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता है हम इनमें कभी भी शादी नहीं कर सकते, और अगर शादी होती है बाय चांस तो इट इज अ वॉइड मैरिज, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज वॉइड। ओके, सेकेंड इज वाइफ हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। यानी कि असेंडेंट मतलब क्या होता है, हमारे ऊपर जितने भी थे, यानी कि हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारे असेंडेंट थे। डिसेंडेंट कौन हो गए, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, ठीक है। तो इनमें भी ये चीज कैरी होती है। अगर कोई चीज जैसे हम ऊपर से अगर काउंट कर रहे हैं 5 जनरेशन, तो नीचे जो जनरेशन है वो भी तो काउंट कर रही है ना हमें, ठीक है। तो उनमें भी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। वाइफ ऑफ द ब्रदर और फादर और मदर्स ब्रदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर्स ब्रदर, इनमें भी शादी नहीं हो सकती। यानी कि वाइफ ऑफ द ब्रदर मतलब कि भाभी नहीं हो सकती, ठीक है। और फादर यानी कि वाइफ ऑफ द फादर क्या हो गई, मदर हमारी, ठीक है। और मदर्स ब्रदर यानी कि हमारे मामा
और ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ब्रदर, यानी कि हमारे कजन दादाजी या दादी जी, ठीक है, सॉरी दादाजी बेसिकली, क्योंकि हमारी ग्रैंड फादर के ब्रदर और हमारी ग्रैंड मदर के ब्रदर यानी कि हमारे कजन्स हुए, ठीक है, कजन दादाजी बेसिकली। और नेक्स्ट है हमारा ब्रदर सिस्टर में आपस में नहीं हो सकती, अंकल नीस में नहीं हो सकती, ठीक है, आंट नेफ्यू में नहीं हो सकती, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर सिस्टर ऑफ टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, यानी कि दो बहनों के बच्चों में आपस में शादी नहीं हो सकती और दो भाइयों के बच्चों में आपस में शादी नहीं हो सकती। ये सारा कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स में आता है, इनमें आपस में कभी भी शादी नहीं हो सकती। दे आर वॉइड मैरिजेस अंडर हिंदू लॉ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर एक्सप्लेनेशन, जो कि बता रहा है क्लॉजेस एफ और जी में, एफ कौन सा था हमारा, स्पिंडा, और जी हमारा है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स में इंक्लूड होता है हाफ और यूट्राइन ब्लड और फुल ब्लड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, फुल ब्लड, किसी भी वे से आप रिलेटेड हो आपस में, शादियां नहीं हो सकती। इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेजिटिमेट चाइल्ड हो, नहीं हो सकती। अडॉप्शन हो या फिर बाय ब्लड हो, नहीं हो सकती, ठीक है, इन सब में आपस में शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि these are prohibited degree of relationship। हमारे हिंदू लॉ में हम इनको अलग से एक सैंक्टिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, आपस में शादियां अलाउड नहीं होती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज द फोर्थ सेक्शन विच इज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। यहाँ पर ये सिंपल सी चीजें बोल रहा है कि कोई भी कस्टम यूसेज जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले था, इट शुड सीज टू हैव इफेक्ट अगर वो कॉन्ट्रेरी टू दिस एक्ट है, ठीक है, और एनी अदर लॉ ऑल्सो, अगर वो इस एक्ट के कॉन्ट्रेरी है तो वहां पर इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ओके, यानी कि नाउ हिंदूज विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट ओनली। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट विच इज हिंदू मैरिजेस। अब ये है हमारा सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक, ठीक है। सेक्शन 5 हमें बता रहा है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में, ठीक है। जो फर्स्ट बोल रहा है वो बोल रहा है नो पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब ये जो सारी कंडीशंस है ये सबको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर कोई इसको कॉन्ट्रवीन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स हैं, और वो वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज होगी अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि कोई भी इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता जब उसका पहला शादी का जो भी पार्टनर है हु इज लिविंग, ओके, तो वहां पर दूसरी शादी जो है वो नहीं हो सकती। दूसरा ये बोल रहा है कि नीदर पार्टी इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, ठीक है, या फिर केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट बट हैज अ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर रिकरेंट एक्ट्स ऑफ इंसैनिटी। अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में आता है, यानी कि पहली बार तो वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है, दूसरा है वैलिड कंसेंट दे सकता है लेकिन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, यानी कि कोई या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, और थर्ड हमें बोल रहे हैं कि रिकरेंट एक्ट्स ऑफ इंसैनिटी है। तो वहां पर अगर वो अनफिट फॉर मैरिज है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है तो वो मैरिज भी जो है वो वॉइडेबल होगी अंडर हिंदू लॉ। सो नेक्स्ट इज ब्राइड ग्रूम की जो एज है दैट शुड बी 21 ईयर्स एंड जो ब्राइड है उसकी एज शुड बी 18 ईयर्स, यानी कि दूल्हे की एज होनी चाहिए 21 और दुल्हन की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है। नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अभी हम पढ़ के आए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में कौन सी 4 कैटेगरीज थी, ठीक है, उनमें नहीं होना चाहिए। नॉट स्पिंडाज ऑफ ईच अदर, यानी कि मदर की साइड से 3 और फादर की साइड से 5 डिग्रीज में हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इन सब में जो भी मैरिजेस होंगी या वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिजेस होंगी, ठीक है। 6th जो है हमारा सेक्शन, इट वाज गार्डियनशिप इन मैरिज। नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस सेक्शन, ऑल्दो ये सेक्शन ओमिट हो चुका है, लेकिन आजकल हमारे प्रीलिम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन 6 है, ये सेक्शन 6 किस एक्ट के आने से इसको ओमिट किया गया। सो कौन सा था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये आपको ना याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आजकल प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी टफ, तो वहां पर ये क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल
एक्ट के अंदर घुस के क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखें कि सेक्शन 6 जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने के बाद से यहाँ से ओमिट हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है। तो सेरेमनीज क्या है? फर्स्ट है कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टीज को फॉलो किया जाएगा, ठीक है, फॉर हिंदू लॉ। अब जैसे सिख हैं, उनके अंदर अनंत कारज होता है, तो वो भी हिंदू लॉ के अंदर ही आता है। वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज सप्तपदी नहीं हुई, उनके सिर्फ 4 फेरे होते हैं, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो वैलिड मैरिज नहीं है। नो, इट इज वैलिड मैरिज, ओके। सो वेयर इट इंक्लूड्स सप्तपदी, इट बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन, यानी कि 7 फेरे होने के बाद आपकी शादी जो है वो संपन्न हो जाती है, ठीक। सो ये बेसिकली 2 कंडीशंस थी हमारी, सेरेमनीज थी हिंदू मैरिज की। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब बोला तो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार बोला है कि आप बस अपनी आप लोगों को अपनी मैरिजेस को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, बिकॉज उससे काफी क्लैरिटी मिल जाती है और आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में प्रॉब्लम आती है, ना फिर आपकी आइडेंटिटी को क्लैरिटी अगर कहीं चाहिए होती है किसी केस में तो वहां पर आती है, या फिर आपके अगर आगे चल के कोई केसेस हो सकते हैं कि आपकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी कैसे, इन सब चीजों को इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी शादियों को रजिस्टर करवाएं। लेकिन काफी लोग आज भी रजिस्टर नहीं करवा रहे। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने ये बोला है कि आपकी शादी को रजिस्टर करवाना जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो बोला है कि ठीक है, हम पुराने जमाने में कैसे पता लगाते थे, पुराने जमाने में जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट में कोई केस हो जाता है तो हम उनको दिखाते हैं कि दहेज के टाइम पर क्या लिस्ट बनी थी, ऑल्दो इट इज नॉट वैलिड, बट these are the things which are practical, which are going on in reality in our country। तो वहां पर जैसे अगर कोर्ट में हम दिखाते हैं कि डाउरी में क्या क्या लिस्ट गई थी, कौन कौन प्रेजेंट था, पुराने जमाने में वीडियोस बनती थी बकायदा कि ये लोग देखिए ये लोग शादी में आए थे, ठीक है, और ये सामान दिया गया था, सब चीजों की रिकॉर्डिंग होती है। तो ऑल दीज थिंग्स एडेड इन द फैक्ट कि इन लोगों की एक वैलिड मैरिज हुई है। प्रीस्ट को बुला लिया जाता था, सरपंच को बुला लिया जाता था, किसी भी घर के बड़े को, जो दोज हु वर प्रेजेंट इन दैट मैरिज, उन लोगों को एज विटनेस बना लिया जाए। लेकिन आप देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जस्ट टू प्रूव वन मैरिज। अगर कोई एक मैरिज को कंटेस्ट करता था कि इज दिस वैलिड और नॉट, या ये शादी हुई थी कि नहीं, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो रहा है, इतने सारे लोगों को बुलाना पड़ रहा है, एविडेंसेस देने पड़े जस्ट टू प्रूव कि हाँ भाई शादी हुई थी। लेकिन अगर आप रजिस्टर ही करा लोगे तो बस आपको वो सर्टिफिकेट दिखाने की हाँ भाई हमारी तो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज है। सो दैट इज वाई जो एक रजिस्ट्रेशन है मैरिज की, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी टू पार्टीज, ताकि वो एक पर्टिकुलर मैनर में और कंडीशंस को फुलफिल करके अपना जो मैरिज है उसको हिंदू मैरिज रजिस्टर में अपने दाखिल करवा दें, ठीक है। बी बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगता है कि इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट दैट इट शुड बी कंपल्सरी एंड एनी पर्सन कॉन्ट्रीवीनिंग, उनको 25 रुपीज का फाइन होगा। यानी कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपनी शादी को रजिस्टर करवाना है और अगर वो नहीं करवाते वहां पर उनको 25 रुपीज का फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। सी हमारा बोल रहे जो रूल्स है शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो हमारा जो ये सारा फोटे है वो स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर इस पे रूल्स मेक करेगी, ठीक है। Hindu marriage register to be open for inspection and shall be admissible as evidence and certificate be given by the registrar on payment, ठीक है। अगर हम पेमेंट दे देंगे उनको जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड है, वो पेमेंट देने के बाद हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। नो वैलिडिटी टू बी इफेक्टेड बाय ओमिशन टू मेक एन एंट्री, यानी कि वो लास्ट रूल में यही बोल रहा है कि अगर आपने अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया दैट डज नॉट मीन कि आपकी शादी वैलिड नहीं है, ठीक है। Now moving on to our next part, which is restitution of conjugal rights and judicial separation. Okay. Now ये जो है हमारा
ये है सेक्शन 9 और 10 को इंक्लूड करता है ये वाली हेडिंग, ठीक है। इसमें सेक्शन 9 बोल रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नाउ व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि अगर दो लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली और अलग अलग हो लिए, तो वहां पर जो एक पार्टी है वो कोर्ट में जाकर ये बोल सकती है कि आप मेरे दूसरे पार्टनर को वापस आने के लिए बोलिए, ताकि हमारे जो भी शादी की जितना भी जो फॉलो करना चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी मैरिज वो सब कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहे कि हस्बैंड या वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, अब यहाँ पर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ठीक है, दूसरे की सोसाइटी से मैं छोड़ के चली गई, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी में फाइल पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ डलेगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज जो है ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अगर मैं अपना घर छोड़ के गई हूँ, ठीक है, और मेरे पति ने मेरे ऊपर डाला है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, तो वहां पर मुझे ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैं क्यों छोड़ के गई हूँ, ठीक है। देयर शुड बी सम रीजन ना कि व्हाई आई हैव विथड्रॉन फ्रॉम देयर सोसाइटी। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं घर छोड़ के चली गई, ठीक है। हो सकता है कि मैं अपने ही घर में हूँ, मतलब अपने इन लॉज के घर पे ही हूँ जो मेरे शादी के बाद घर है, लेकिन मैंने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं उनकी सोसाइटी में घुल मिल नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को अवॉइड कर रही हूँ, आई एम स्टेइंग इन माई ओन रूम, आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ इट, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन फ्रॉम देयर फैमिली, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ withdrawing from their society, okay. Next is judicial separation, either party, ठीक है, present a petition praying for a decree for judicial separation, यानी कि कोई भी पार्टी judicial separation की मांग कर सकती है, ठीक है, on the grounds 13(1) और 13(2) में जो दिए गए हैं, 13(2) में in case of wife दिया गया, 13(1) में जो है it is applicable for both, 13 हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन जब पास हो जाता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट, ठीक है, यानी कि उसके बाद एक बार जुडिशियल सेपरेशन पास हो गया, वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट द कोर्ट में रिसेंड एट एनी टाइम ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी। देखिए, जो भी केसेस आते हैं, चाहे आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में बोल लीजिए, चाहे आप जुडिशियल सेपरेशन में बोल लीजिए, चाहे आप डाइवोर्स में बोल लीजिए, चाहे किसी भी केस में बोल लीजिए आप, वहां पर कोर्ट का जो एक अप्रोच होती है दैट इज मेनली टू सेव दिस इंस्टीट्यूशन। अगर कोर्ट हर छोटी बात में हर दूसरे बंदे को डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है, ये सब देना शुरू कर देगी, तो जो मैरिजेस हैं इट विल बिकम वेरी इजी फॉर देम टू ब्रेक, ठीक है। बट दिस इज नॉट द वे हाउ सोसाइटी वर्क्स। हमारे कंट्री में और बेसिकली हिंदुइज्म में मैरिज जो है उसको सेक्रेड माना जाता है, ठीक है। हम इस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, हम इस ट्राई करते हैं कि हम इसमें वर्क करें। तो कोर्ट्स भी ये ट्राई करते हैं कि हम टाइम दें पार्टीज को सो दैट वो आपस में रिकनसाइल कर पाए, और कोर्ट का भी मेन मकसद यही है कि पार्टीज आपस में रिकनसाइल कर ले। तभी तो इतने सारे, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस जितने भी होते हैं कोर्ट में जो जाते हैं डाइवोर्स के लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए, मेंटेनेंस, फलाना ढिमकाना, सारों के लिए हम हमेशा उनको मीडिएटर के पास भेजते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज नेक्स्ट पार्ट विच इज नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 18 तक आता है इस हेडिंग के अंदर, और जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 11 वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज कब होगी? ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 याद करो क्या था? सेक्शन 5 में क्या थी? कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज की कंडीशंस क्या थी? याद करो। दूसरा, जो स्पाउस है वो लिविंग नहीं होना चाहिए, दोनों की एज 21 और 18 होनी चाहिए, मतलब लड़की की एज 21 और लड़की की एज 18 होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आने चाहिए, स्पेंडा रिलेशनशिप्स में नहीं आने चाहिए, उनका मेंटल स्टेटस जो कंसेंट है उसको वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, और उस पर्सन का जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक होना चाहिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन करने के लायक होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है
कि वॉइड मैरिज कौन से होंगी, ये आप अपने सेक्शन 5 के साथ लिख लो ताकि आपको पढ़ते हुए याद रहे। बाइगैमी यानी कि दूसरे लिविंग पर्सन के साथ शादी करना जब आपका पहला स्पाउस है वो जिंदा है, ठीक है। बाइगैमी, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, स्पिंडा रिलेशनशिप, इन सब में जब भी शादी होगी दे विल द सेकेंड मैरिज और द मैरिज इन प्रोहिबिटेड एंड स्पिंडा रिलेशनशिप, यहाँ पे पीडी और एसआर का वही मतलब है, ठीक है। दे विल बी वॉइड एब इनिशियो यानी कि वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 12, विच इज ऑन ग्राउंड्स नंबर 1 इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक है। सेकेंड इज contravening conditions of section 5(2) that is unsoundness of mind, ठीक है। अब ये जो है voidable marriages हैं, हम इनको voidable क्यों करार करते हैं? सबसे पहली बात, क्यों हमने इनको void ab initio नहीं रखा? हम चाहते तो हम ये बोल सकते थे ना कि अगर कोई इंपोर्टेंट इंसान है या फिर अगर कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है तो खत्म कर दो शादी। नहीं, वाई? बिकॉज हो सकता है जो पर्सन उसके साथ रहना चाहता है, हो सकता है वो पर्सन ही इज ओके with living with the other person, some things are beyond all these things जो ये grounds दिए हैं। So हम वहां पर मैरिज को सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे नहीं रख सकते, लेकिन हमने ये पॉइंट्स भी दिए क्योंकि कई लोग आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट कि वी शुड मूव ऑन विद सम अदर पर्सन, वी शुड मूव ऑन विद आवर लाइफ, एंड हम नहीं, हर बंदे की कैपेबिलिटीज होती है, वो करना चाहता है तो करे और चॉइसेस होती हैं, अगर वो रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता है तो वहां पे वॉइडेबल मैरिजेस की भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट यानी कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रवीनिंग कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5(2) यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को फ्रॉड में फंसाकर या फिर फोर्स में फंसाकर आप शादी करते हैं तो दे ऑल आर वॉइडेबल मैरिजेस, ठीक है। फ्रॉड तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे किसी नोन में था कि उन्होंने झूठ बोल के बोला कि जो लड़का है उसकी सरकारी नौकरी है, एंड देन दे गॉट मैरिड टू द पर्सन, एंड बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स आर, जो छोटी छोटी चीजें जो सोसाइटी में हर दूसरे दिन हो जाती है, दीज आर फ्रॉड, ठीक है। तो उसमें भी जो वाइफ, अब शादी तो हो चुकी है, वाइफ की चॉइस है कि उसको रहना है कि नहीं रहना। हो सकता है कि वो बोले कि ठीक है, नहीं है सरकारी नौकरी, बट अपना काम है जो भी है उसके साथ, शी इज फाइन विद दैट। नेक्स्ट इज रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर, यानी कि शादी से पहले द गर्ल वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। अब हम किसी के ऊपर ऐसे जबरदस्ती नहीं पोत सकते कि आपको किसी और का बच्चा पालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर भी वॉइडेबल मैरिजेस के हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड इज, जो हमारा सेकंड क्लॉज है, सेकंड ए, इट इज सेइंग नो पिटिशन फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। अब ये जो सब चीजें दी गई हैं ऊपर, जो हमारे 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, ये 1 साल के अंदर पता लगाए जा सकते हैं व्हेन यू गेट मैरिड टू अ पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट तो कह रहा है इफ फाइल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड डिस्कवर्ड। अब फ्रॉड जब पता चला उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पिटिशन फाइल करनी। सेकंड बोल रहा है पिटिशनर विद फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट या फिर फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी कि जो पिटिशनर है वो विद फुल कंसेंट, फ्रॉड का पता चल गया था वो उसके साथ फिर भी रह जा रहा है, और या फिर फोर्स जो है वो खत्म हो जा रहा है फिर भी वो उसके साथ रह जा रहा है, तो वहां पर हम उन मैरिजेस को अनल नहीं करेंगे, ठीक है। हम उनको वॉइडेबल करार नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ वंस द फोर्स और द फ्रॉड वाज ओवर, उसके बाद भी वो पर्सन रह जा रहा है, इसका मतलब दे हैव कंसेंटेड, दे आर हैप्पी वी कैन से विद द मैरिज, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लॉज विच इज 2B, यानी कि प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ द ब्राइड की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इफ द पिटिशनर इग्नोरेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि पिटिशनर को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। सेकंड इज पिटिशन फाइल्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, तो वहां पर भी ये अलाउड नहीं होगा। नो इंटरकोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब मान लो डेट ऑफ, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो और मेरे साथ क्या कहते हैं फ्रॉड हुआ है, मुझे नहीं पता था पहले, उसके बाद से कोई मैंने उसके साथ कोहैबिट नहीं किया,
सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो वहां पर भी आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज डाइवोर्स, ठीक है, सेक्शन 13। अब ये टेबल याद कर लो, इनफ है। वो दो बेयर एक्ट में जो 2 पन्ने दिए गए हैं उसको वैसे ही एक बार पढ़ लेना, बट अगर आपको रिवाइज करना है या फिर एग्जाम में भी लिख के आना है, दिस चार्ट इज इनफ, ओके। सो हमारा जो ग्राउंड्स है वो है 13(1). इट इज अवेलेबल टू, देख लो वहां पे लिखा है हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। 13(1)(a इज ऑल्सो अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, लेकिन 13(2) जो है इज ओनली अवेलेबल टू वाइफ, ठीक है। तो हमारा जो 13(1) बोल रहा है इसमें 7 कंडीशन दी गई हैं जो कि हमें याद रखनी है, किन किन बेसिस पे डाइवोर्स हो सकता है। फर्स्ट है एडल्ट्री, ठीक है, वही लिविंग वाइफ, एंड उसके बाद आउट ऑफ मैरिज जाकर अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वहां पर एडल्ट्री हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इज 1A क्रुएलिटी, अगर कोई अपने पार्टनर पे क्रुएलिटी करता है। 1B इज डिसर्शन, डिसर्शन कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए, बिना बताए छोड़ छाड़ के चले जाता है 2 साल के लिए, कुछ नहीं बताता और वापस नहीं आता या आती, ठीक है, तो वहां पर डिसर्शन विल बी अ ग्राउंड और वहां पर डाइवोर्स दिया जा सकता है। कन्वर्जन, हिंदू है, कन्वर्ट कर लिया किसी और रिलीजन में और वाइफ को नहीं मानना है वो रिलीजन, तो जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना, या फिर जबरदस्ती तो किसी, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वहां पर भी कन्वर्जन के बेसिस पे भी आप उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दोगे। थर्ड इज इनक्योरेबल अनसाउंडनेस, ठीक है, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो नहीं ठीक हो सकती, तो वहां पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। फोर्थ है लेप्रेसी। अब लेप्रेसी को ओमिट कर दिया है 2019 में, ठीक है, पहले तो इट वाज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, नाउ इट इज नॉट, बिकॉज आई थिंक इसका एक तो बहुत कम हो गया नंबर में लेप्रेसी, नाउ इट इज नॉट एज मच देयर, ठीक है। ऊपर से दूसरी चीज ये है कि काफी मेडिसिन आ गई हैं एंड इसका आई थिंक ट्रीटमेंट भी आ गया है, तो अर्ली स्टेजेस में अगर पता चल जाए कुछ तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए इन्होंने ग्राउंड फॉर लेप्रेसी जो है इट इज रिमूव्ड फ्रॉम डाइवोर्स की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज वेनेरियल और कम्युनिकेबल डिजीजेस, अगर कोई ऐसी डिजीज है जैसे कि हम बोल सकते हैं एड्स, ठीक है, इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज एंड इट इज कम्युनिकेबल ऑल्सो, ठीक है, तो वहां पर भी हम उसको बेसिकली कम्युनिकेबल इन द सेंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हैं हम उसे, कम्युनिकेबल ऐसे तो नहीं फैलती, बट स्टिल इफ इट इज नॉट हेल्दी फॉर अ मैरिज बेसिकली, ठीक है, तो वहां पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। नॉट हर्ड फॉर 7 years, नॉट हर्ड फॉर 7 years बाय whom, जिनको उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए था, या फिर उसके बारे में, मतलब जैसे अगर हमारे परिवार का कोई मेंबर है, हमें पता होता है ना कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि 7 साल से उन्होंने ही नहीं सुना, तो वी प्रिज्यूम कि ये पर्सन जो है ही इज नॉट लिविंग, ठीक है। इसका हमारा एविडेंस एक्ट में भी गिवन है, नाउ इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्लीज रिमेंबर। तो आप मुझे बताएं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहाँ पर गिवन था और एविडेंस एक्ट में ये कहाँ पर गिवन है, ओके यही वाला हमारा क्लॉज 7th वाला। नाउ सेक्शन 1A एडेड इन 1964, ठीक है, अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, ठीक है, यहाँ पर दे रहे हैं नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 year और अपवर्ड्स आफ्टर द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज पास्ड, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो चुकी है, उसके बाद 1 साल तक कोई कोहैबिटेशन नहीं। सेकंड बोल रहा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो चुकी है और उसके बाद भी 1 साल या फिर उससे ज्यादा कोहैबिटेशन नहीं हुआ है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो वहां पर ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन जाता है वो, ठीक है। सेक्शन 13 clause 2 बोल रहा है it is only available to wife. Now why, we will know why it is only available to wife, ठीक है। husband had married again or any other wife was alive at the time of marriage, ठीक है, अगर husband ने किसी और से शादी कर ली है जबकि पहली वाइफ जिंदा है, या फिर पहली वाइफ से ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसने दूसरी शादी कर ली है, तो वहां पर पहली वाइफ भी और दूसरी वाइफ भी दोनों डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, और दूसरी जो शादी है वो तो वॉइड होगी, लेकिन पहली वाइफ भी जो है वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है कि मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि इसने दूसरी शादी कर ली है, तो उस केसेस में
वाइफ जो है फाइल कर सकती है। नाउ 13(2) सब क्लॉज 2 जो है हमारा, इट इज टॉकिंग अबाउट हस्बैंड बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी या फिर बेस्टालिटी। ठीक है, अब हम सबको पता है रेप की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि ओनली वुमेन इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो वहां पर वुमेन नहीं कर सकती रेप। ठीक है, ऑल्दो सेक्सुअल हरासमेंट तो करती है वुमेन भी, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड को ही कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, यानी कि हस्बैंड बीन गिल्टी ऑफ रेप एंड सोडोमी एंड बेस्टालिटी। नाउ रेप वी ऑल नो इट इज गिवन अंडर भारतीय न्याय संहिता नाउ। ठीक है, सोडोमी का क्या मतलब है? बेसिकली अननेचुरल वे ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, बेस्टालिटी का क्या मतलब है? इफ अ ह्यूमन बीइंग इज इन्वॉल्व विद सम लोअर एनिमल। ठीक है, इट इज नोन एज बेस्टालिटी। तो इन सभी बेसिस पे जो है इट इज बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, ना हमारा थर्ड बोल रहा है कि कोई भी डिक्री या फिर ऑर्डर अगेंस्ट हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस प्लस नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और अपवर्ड्स, यानी कि कोई भी डिक्री या फिर ऑर्डर जो है हस्बैंड के अगेंस्ट है और वो मेंटेनेंस दे रहा है एंड दे आर नॉट लिविंग टुगेदर और मे बी लिविंग टुगेदर बट now they have not cohabited for almost 1 year or upwards, then it is a ground for divorce. Okay, fourth is married before 15 years, repudiated marriage before 18 years, यानी कि जो लड़की है she was married before she was 15 years of age. ठीक है, अब 18 इयर्स की होने से पहले यानी कि 15 और 18 इयर्स के बीच का जो गैप था उसके बीच में उसने जो है उस शादी को तोड़ दिया है, तो वहां पर इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, नाउ हमारा 13A जो है इट टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एक्सेप्ट इन पिटिशन ऑन द ग्राउंड्स अंडर क्लॉजेस 2, 6, 7 ऑफ सबसेक्शन 13 क्लॉज 1, यानी कि 13 क्लॉज 1 का 2, 6 क्या था? 2 was conversion, 6 was renounce the world and 7 was not heard for 7 years. ठीक है, इन सभी केसेस में कोर्ट में पास अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स डायरेक्टली ग्रांट करने के हम उनको जुडिशियल सेपरेशन की ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, और अगर उतने में भी उनका नहीं हो पाता देन फर्दर तो डाइवोर्स मिल ही जाएगा। ठीक है, सेक्शन 13 क्लॉज बी 13B जो है इट इज टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नाउ दिस हैज बिकम वेरी कॉमन इन आवर कंट्री नाउ। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि इनमें से हो सकता है कोई भी डाइवोर्स का ग्राउंड हो ही ना हमारे पास। इट्स जस्ट दैट कि दोनों की पर्सनालिटीज मैच नहीं करती हैं, दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, दे जस्ट कैन नॉट फेस ईच अदर। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पर तो फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है टुगेदर फाइल द पिटिशन, तभी उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल कंसेंट से जब डाइवोर्स लेना होता है तो दोनों पार्टीज जो हैं वो साथ में आकर ये पिटिशन को फाइल करती हैं। अब इनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, म्यूचुअली एग्रीड टू डिसॉल्व। ठीक है, ये 3 कंडीशंस जो हैं दे शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, सेकंड बोल रहा है ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज। अब देख लो आप, दोनों पार्टीज का होना यहाँ पे जरूरी है, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। ठीक है, नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। व्हाई इज इट सेइंग सो? बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, दैट इज वाई उन्होंने बोला है कि जैसे ही पार्टीज जो हैं वो अपनी पिटिशन को प्रेजेंट करती है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो 6 महीने से पहले तो नहीं दे रहा है डाइवोर्स। ठीक है, नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेट डेट इफ द पिटिशन इज नॉट विड्रॉन। अब क्यों बोला है उन्होंने 18 months? व्हाई? बिकॉज वी ऑल्सो डोंट वांट टू हेरास द पार्टीज। ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं बांध के रख सकते किसी को मैरिज के इंस्टीट्यूशन में। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि 18 months का टाइम देखेंगे। अगर उतने में कोई भी पार्टी जो है इट हैज नॉट प्रेजेंटेड एनी काइंड ऑफ पिटिशन टू विड्रॉ देयर क्या कहते हैं पिटिशन, तो वहां पर जो है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 14 व्हिच इज नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज।
ठीक है, अब हम इसको 13B के साथ पढ़ेंगे। कोई भी पिटिशन जो है इवन फॉर डाइवोर्स फॉर म्यूचुअल कंसेंट, ये जो है 1 ईयर से पहले पहले नहीं सबमिट करी जाएगी कोर्ट में। व्हाई? बिकॉज हमें 1 साल तो लगता है ना दूसरे पर्सन को समझने के लिए। दैट इज व्हाई हम लोग ये जो डिक्री है फॉर डाइवोर्स या फिर सॉरी जो पिटिशन है फॉर डाइवोर्स, दैट विल नॉट बी अलाउड 1 ईयर के अंडर ऑफ मैरिज। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट इन, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है 2। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सेप्शनल हार्डशिप ऑफ द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर जो है उसको कोई बिल्कुल ही एक्सेप्शनल हार्डशिप है जिसकी वजह से वो इस मैरिज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा। ठीक है, सेकंड इज एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है वो पिटिशनर पे कुछ ऐसा उसको डिप्राइव कर रहा है ऐसी चीज से जिसकी वजह से या तो उसका इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, या तो द पर्सन कैन बी ऑफ दिस फीलिंग दैट दे शुड ईदर किल देमसेल्व्स, या ऐसी वाली फीलिंग। ठीक है, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आई मीन टू से इट शुड नॉट बी कि किसी छोटी चीज से डिप्राइव किया जिसकी शायद लाइफ में उतनी वैल्यू ना हो लेकिन पर्सन समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समथिंग विच अ पर्सन कैन नॉट लीव काइंड ऑफ, तो वैसी काइंड ऑफ डिप्रेविटी जो है अगर वैसी होती है यहाँ पर, तो उस केसेस में भी आप 1 ईयर से पहले पहले डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। नाउ जो ये पिटिशन है अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट की वजह से फाइल करी गई है और ये कोर्ट में पता चल जाता है, तो वहां पर जो कोर्ट है वो ये चीज बोल सकता है कि डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि कोर्ट फिर भी कह सकता है कि आपको 1 साल तक तो रहना ही पड़ेगा एंड इस डिक्री की जो है इफेक्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, या फिर और में डिसमिस द पिटिशन, या फिर वो खत्म ही कर देगा, बोलेगा तुम लोगों ने मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट किया है, इसकी वजह से अब मैं ये डिक्री को ही खारिज कर। ठीक है, सेकेंड इज कोर्ट टू कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन। अब ये जो एक क्लॉज है ये इट इज द कोर ऑफ यू कैन से हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन। ठीक है, और अगर कोई चिल्ड्रन है तो उनके इंटरेस्ट के लिए भी देखना पड़ेगा कोर्ट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 15, डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। अब जिनकी डाइवोर्स हो चुका है वो दोबारा शादी कब कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। मैरिज अगर डिसॉल्व हो चुकी है और वहां पर नो राइट ऑफ अपील है, ठीक है, अगेंस्ट द डिक्री, वहां पर शादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे तो जो लॉ में जितनी भी रेमेडीज दी गई थी वो खत्म हो गई ना, अपील का तो राइट है ही नहीं, तो वहां पर हम शादी कर सकते हैं। सेकंड है राइट ऑफ अपील दिया गया है लेकिन जो टाइम था अपील फाइल करने का वो एक्सपायर हो चुका है, दोनों पार्टीज में से किसी ने अपील नहीं फाइल करी है, तो वहां पर डाइवोर्स जो है इट इज फुल एंड फाइनल और द पर्सन जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। थर्ड इज और एन अपील इज प्रेजेंटेड बट डिसमिस्ड, अपील करी गई थी और वो डिसमिस भी हो चुकी है। नाउ अगेन वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रेमेडीज व्हिच आर गिवन अंडर लॉ, तो यू द पर्सन कैन मैरी अगेन। नेक्स्ट सेक्शन is section 16, that is legitimacy of children of void or voidable marriage. Now जो void या फिर voidable marriage के बच्चे हैं उनका क्या स्टेटस है सोसाइटी में, वो सेक्शन 16 हमें बताता है। ठीक है, तो सेक्शन 16 हमें 16(1) बताता है कि void marriage के जो बच्चे होंगे they shall be treated as legitimate. ओके, जो हमारा 2 है वो ये बता रहा है कि वॉइडेबल मैरिजेस के जो बच्चे हैं चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर द डिक्री डीम्ड टू बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि वॉइडेबल मैरिज में अगर कोई भी बच्चा डाइवोर्स होने से पहले कंसीव हो चुका है तो हम उसको लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। ठीक है, वॉइडेबल मैरिजेस के केस में, और उसको उसको भी हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। ठीक है, थर्ड हमें बता रहा है कि राइट इन और टू द प्रॉपर्टी ओनली ऑफ हिज पेरेंट्स एंड नो अदर। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है, देखिए बच्चों को हम कभी भी इलेजिटिमेट नहीं करार करते, बच्चे पैदा होते वो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट नहीं होते। ठीक है, लेजिटिमेट हम बोल देते हैं उन लोगों को जो बेसिकली आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हुए होते हैं। ठीक है, और सॉरी इलेजिटिमेट बोलते हैं उन्हें, और लेजिटिमेट हम उन्हें बोलते हैं जिनकी वैलिड मैरिज होती है और वहां से वो बच्चे पैदा होते हैं।
लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चों पे कोई ऐसा स्टिग्मा रहे, तो हम उन सबको लेजिटिमेट चिल्ड्रन की ही कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो इवन वॉइड मैरिजेस के बच्चे, वॉइडेबल मैरिजेस के बच्चे, सब लोग जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है अंडर हिंदू लॉ। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, बस वहां पर फर्क आ जाता है, ठीक है। अगर एक वैलिड मैरिज के बच्चे होते हैं तो उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है, लेकिन जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, यानी कि आउट ऑफ वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड इलेजिटिमेट, बट जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बच्चे होते हैं उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता है, सिर्फ उनकी जो पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसी में से उनको हिस्सा मिलता है, ओके। और बाकी जो भी इंटरेस्ट होते हैं जो कि एक हिंदू फैमिली के होते हैं, हिंदू फैमिली के जो एंसेस्ट्रल राइट्स, प्रॉपर्टीज और वो सब कुछ होता है, वो सब यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। अब बाइगैमी कर दी, बाइगैमी याद है ना आपको कि ऑलरेडी शादी एक्सिस्टिंग है, पर्सन लिविंग है, दूसरी शादी जाकर कर ली, वॉइड मैरिज, ठीक है। वहां पर पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट कहाँ मिलती थी हमें? सेक्शन आईपीसी के 494 में और 495 में, लेकिन अब हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 82 क्लॉज 1 और सेक्शन 82 क्लॉज 2 के अंडर आपको बाइगैमी की पनिशमेंट मिलेगी, ओके। punishment for next section 18, which is punishment for contravention of the certain conditions of Hindu Marriage Act। यानी कि जो हिंदू मैरिज की जो कंडीशंस कहां पर दी गई थी, कंडीशंस याद करें सेक्शन 5 में, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज को अगर कोई कॉन्ट्रवीन करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, ठीक है। अगर कोई सेक्शन 5 के क्लॉज 3 क्या था याद करो जल्दी से। क्लॉज 3 था हमारा 21 और 18 ईयर्स ऑफ मैरिज में से अगर इनको कोई कॉन्ट्रवीन करता है तो वहां पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और 1 लाख रुपीज फाइन, दोनों या फिर दोनों देना पड़ सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रवीन्स कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 4, ठीक है। 5 क्लॉज 4 क्या था हमारा? इट वॉज बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, वही था ना, हाँ। तो वहां पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ और फाइन ऑफ 1000 रुपीज या फिर बोथ, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। ये हमारे सेक्शन 19 से लेके 28 ए तक इंक्लूड करता है सेक्शंस को, ओके। सो हमारा सेक्शन 19 इज टॉकिंग अबाउट कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। अब हमें याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो पिटिशन है वो सब प्रेजेंट करी जाएंगी, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें 5 कैटेगरीज दे रखी हैं, लेकिन वैसे इसमें 3A है, सो हम 4 ही बोलते हैं इनको, ठीक है। तो 1 में दे रखा है मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड, जहां पर शादी हुई थी वहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है, वो जहां पर रिस्पोंडेंट रिजाइड करता है वहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है। पार्टीज जहां पर लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, ठीक है, लास्ट जब वो टुगेदर रह रही थी वहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है। 3A इज टॉकिंग अबाउट इफ वाइफ इज द पिटिशनर वेयर शी रिजाइड्स, अगर वाइफ पिटिशनर है तो जहां पर वो रिजाइड करती है, ठीक है। 4th इज टॉकिंग अबाउट पिटिशनर जहां रिजाइड करता है इफ द रिस्पोंडेंट इज आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ दिस एक्ट और नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, यानी कि अगर 7 साल तक हमने रिस्पोंडेंट के बारे में नहीं सुना या फिर जो रिस्पोंडेंट है ही लिव्स इन सम अदर कंट्री, तो वहां पर जहां पर पिटिशनर रिजाइड करता है वहीं पर हम डाइवोर्स की ये पिटिशंस को फाइल करेंगे, ठीक। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन, ठीक है। अब कंटेंट क्या होंगे पिटिशन के? अगर हमने कोई रिलीफ क्लेम किया है तो वहां पर हमें फैक्ट्स तो स्टेट करने पड़ेंगे ना कि कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब शादी हुई, कितने बच्चे हैं, कितने साल हो गए हैं शादी को, काफी चीजें जो है वो आपकी पिटिशन में लिखी जाती हैं। तो द फैक्ट्स ऑफ द रिलीफ क्लेम्ड हैड्स टू बी रिटन, ठीक है। द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैव टू बी रिटन, कि डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो ये भी लिखा होना चाहिए, रीजन शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज the statement contained in every petition shall be verified by the petitioner or some other competent person,
यानी कि पिटिशन में जितनी भी चीजें लिखी है इट शुड बी वेरीफाइड, यानी कि कोई चीज सबमिट करी आपने कोर्ट में, बाद में जाके आप बोल रहे हो नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस विल नॉट बी अलाउड। वाई? बिकॉज अगर कोई किसी ने अपनी पिटिशन फाइल करी है तो उसे पता होना चाहिए कि पिटिशन में क्या लिखा गया है, या फिर कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर मान लो पिटिशनर जो है वो ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो वहां पर जो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन है उससे वेरीफाई करवाई जाएगी पिटिशन, ठीक है। नाउ सेक्शन 21 is talking about application of the Act 5 of 1908. हाई कोर्ट जो है it will make rules. All proceedings under this act shall be regulated by CPC. ठीक है, हम हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोसीडिंग्स को ऐसे चलाएंगे जैसे हमारा हाई कोर्ट जो है रूल्स बनाएगा उस तरह से, और सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो सीपीसी के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट करी जाएंगी, ठीक है। नाउ सेक्शन 21A टॉक्स अबाउट पावर टू ट्रांसफर द पिटिशंस इन सर्टेन केसेस। अब ये भी हमने बहुत बार सुना होगा कि कोई एक केस कहीं चल रहा था, हमें उसे ट्रांसफर करवाना पड़ा दूसरी जगह, बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए दो पिटिशंस जो है उनको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अब मान लो दो पिटिशंस जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट करी गई है, तो बोथ पिटिशंस बी ट्राइड एंड हर्ड टुगेदर, ठीक है। मान लो एक पार्टी ने भी डाल दिया केस, दूसरी पार्टी ने भी डाल दिया केस, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो बोलेगी भाई दोनों को साथ में सुन लूं, मैं क्यों अपना बर्डन बढ़ाऊं, मैं क्यों अलग अलग सुनूं केसेस को, तो वहां पर साथ में दोनों केसेस को सुनेगी। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किया गया, तो इन विच अर्लियर पिटिशन वाज फाइल्ड। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग कोर्ट्स में पिटिशन फाइल कर दी जाती है, तो वहां पर किसकी मानी जाएगी, जहां पर पहले प्रेजेंट करी गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 21B which talks about special provisions relating to the trial and disposal of petitions under this act, ठीक है। अब ये हमें प्रोसीजर बता रहा है यहाँ पर ट्रायल कैसे होगा। सबसे पहली बात तो डे टू डे ट्रायल टू कंक्लूड इन 6 months। हम हरासमेंट नहीं चाहते पार्टीज की, तभी हम कोशिश करेंगे डे टू डे ट्रायल हो और 6 months के अंदर ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, जिस दिन हम रिस्पोंडेंट को नोटिस दे देंगे कि ऐसे ऐसे केस चल रहा है, उस दिन के बाद से 6 महीने काउंट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अपील कैसे चलेगी, टू बी कंक्लूडेड इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस टू द नोटिस ऑफ अपील टू द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, फाइन। नाउ सेक्शन 21C टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज no document shall be inadmissible on the ground that it is not duly stamped or registered, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जस्ट बिकॉज अगर कोई डॉक्यूमेंट है इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड, तो वहां पर हम उसको इनएडमिसिबल नहीं मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 22 प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट important? Because even after a divorce or a decree of judicial separation or conjugal rights, हम इन सब केसेस में नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी है उसको सोसाइटी में हरासमेंट फेस करनी पड़े, क्योंकि आगे जाके भी तो उनको अपनी जिंदगी जीनी है ना। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो एक स्टिग्मा कैरी करे। नाउ इफ एवरीथिंग इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, तो सोसाइटी में एक बन जाता है कि इसका डाइवोर्स हो चुका है, इसका ऐसे था, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, पीपल सी यू इन अ डिफरेंट मैनर, पहले से ही प्रिसीव कर लेंगे कि इसका ऐसा कैरेक्टर हो या कुछ भी ऐसे, मतलब 100 चीजें बोल सकती है सोसाइटी। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं दे शुड बी कंडक्टेड इन कैमरा, नॉट लॉफुल टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर टू द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि मैरिज जो है इट इज अ सेक्रेमेंट, ठीक है, सबसे पहली बात तो अंडर हिंदू लॉ। और जो है इट इज वैसे तो इट इज अ मिक्स ऑफ सेक्रेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बट हमें उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करके रखनी है। हम घर की बातें जो है बाहर नहीं उछाल सकते, ठीक है। दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड, ठीक है, एक्सेप्ट अ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विद द प्रीवियस परमिशन। नाउ व्हाई इज इट
कि हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज वहां पर ऐसा होता है कि काफी बार जो है रूल्स चेंज किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसी डिफरेंट जजमेंट दी जा चुकी होती है जिनको, या फिर वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं जिनको फॉलो करते करते जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर कंट्री के दूसरे कोर्ट्स हैं, दे फॉलो दैट ट्रेंड। ठीक है, दैट इज वाई विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और वो भी उतनी इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर द सोसाइटी, उन जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है उनको प्रिंट या पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड इज पनिशेबल विद फाइन और 1000 रुपीज। अगर इस सबको कोई कॉन्ट्रवीन करता है और कोई बिना पूछे प्रिंट या पब्लिश करता है तो वहां पर 1000 रुपीज का फाइन भी है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 23 which talks about डिक्री इन प्रोसीडिंग। ठीक है, अब कोर्ट कहाँ कहाँ पर डिक्री पास करेगी और डिक्री पास करने से पहले वो कौन सी चीजों को मद्देनजर रखेगी। ठीक है, सो फर्स्ट इज पिटिशनर इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर पिटिशनर खुद ही गलत है या फिर खुद ही वो डिसेबल है और वो दूसरे अपने पार्टनर को ब्लेम किए जा रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने पिटिशन फाइल करी है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो डिक्री नहीं पास करेगा। ठीक है, कोर्ट सिर्फ तभी देखेगा और पास करेगा डिक्री जब उसे लगेगा कि पिटिशनर जो है वो उसका स्टैंस जो है इट इज राइट। ठीक है, सेकेंड इज पिटिशनर नॉट बी नेसेसरी और कनाइव्ड एट और कंडोन्ड एट फॉर द एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी, यानी कि पिटिशनर जो है वो खुद ही इन्वॉल्व ना हो क्रुएलिटी के उस पे, और या फिर उसने सिर्फ दिखावा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू टेक डाइवोर्स। लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो हो सकता है वो नाटक कर रहे हो या फिर खुद ही उसने प्रोवोक किया है लोगों को ऐसा कुछ करने के लिए, या फिर खुद ही वो उसका स्टैंड गलत हो। ठीक है, तो वहां पर भी ये भी चीज कोर्ट देखेगा और उसके बाद ही डिक्री पास करेगा। थर्ड इज म्यूचुअल कंसेंट नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो म्यूचुअल कंसेंट के लिए अब आ रही हैं फाइल करने के लिए डाइवोर्स, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि पीछे से बोल रखा है कि अगर तूने म्यूचुअल कंसेंट और डाइवोर्स की डिक्री के लिए नहीं माना तो हम तेरे किसी फैमिली मेंबर को चोट पहुंचा देंगे या कुछ भी कर देंगे, या हम तेरी प्रॉपर्टी के साथ ऐसे कर देंगे, कुछ भी मतलब ऐसे धमका बुझा के उसको म्यूचुअल कंसेंट के लिए तो नहीं मना है, ये भी कोर्ट को देखना है। फोर्थ इज द पिटिशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन कोलिजन विद द रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट कुछ और बोल रहा है और पिटिशन कुछ और बोल रही है, और वो रहना चाहते हैं, ये नहीं रहना चाहते, और ये कुछ और सर्कमस्टेंसेस बता रहा है, वो कुछ और सर्कमस्टेंसेस बता रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सर्कमस्टेंसेस शुड बी लिंक्ड, बेसिकली चेन बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले आया है और रिस्पोंडेंट तो कुछ और ही कहानी बता रहा है और पिटिशनर कुछ और ही कहानी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले। ठीक है, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए या इम्प्रॉपर डिले नहीं होना चाहिए कि बहाना मारे दिया हुआ है ना हमें कि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के बाद ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, और अगर इतना टाइम पीरियड बीत जाए तो उसके बाद नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रॉड या फिर मान लीजिए आपकी फोर्स से मैरिज हुई है एंड उसके बाद आप रही जा रहे या फिर आपको पता चल गया फ्रॉड के बारे में फिर भी रही जा रहे हैं और उसके बाद फिर वन डे यू रियलाइज कि नहीं यार आज मुझे डाइवोर्स चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट विल नॉट कंसिडर दैट। ठीक है, लास्ट इज नो लीगल ग्राउंड वाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, और कोर्ट के पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि वाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड, तो उस केस में कोर्ट जो है फिर वो डिक्री पास कर देगा। ठीक है, सेकेंड इज एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट रिकंसाइलेशन। अगर कोर्ट का वही मेन मुद्दा है, अगर रिकंसाइलेशन हो सकता है तो करवा दो पार्टीज की। ठीक है, नहीं हो सकता है तो डिक्री ग्रांट कर दो और उन्हें अलग कर दो। ठीक है, provided nothing shall apply to the proceedings wherein relief is sought on 13(2), 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, nothing shall apply to the proceeding wherein relief sought, ये सब चीजें वहां पर नहीं अप्लाई होंगी। Why? बिकॉज देखो चलो 13 का कौन सा बोल रहा है ये, 13 का इट इज टॉकिंग अबाउट 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 क्या है, 2 इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में तो सब ब्लैक एंड व्हाइट है ना। ठीक है, 3 इनक्योरेबल अनसाउंडनेस वहां पर भी। ठीक है, 4 लेप्रेसी, वो तो चलो अब रिमूव हो गया। ठीक है, 5 भी आई थिंक है ना, 5, 6, 7। ठीक है, सारा कुछ है।
तो वेनेरियल कम्युनिकेबल डिजीज या फिर रिनाउंस द वर्ल्ड या नॉट हर्ड फॉर 7 years, इन सब चीजों में कोई डाउट एज सच होता नहीं है, इट इज वेरी क्लियर कट। तो वहां पर ये सब चीजों को इतना वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देर इज नो डाउट कि वहां पर कोई फ्रॉड या कुछ हुआ है। तो इसीलिए इन सब केसेस में इन सब चीजों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लॉज विच इज 3, एडिंग द कोर्ट ब्रिंग रिकंसाइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि कोर्ट ट्राई करेगा कि पार्टीज के बीच में रिकंसाइलेशन हो जाए। कैसे? या तो पार्टीज खुद डिजायर करती है। अब कई बार क्या होता है, लड़ झगड़ के पहुंच तो जाते हैं, बट बाद में दे रियलाइज कि नहीं यार, मे बी वी कैन लिव टुगेदर, हमारा बच्चा भी है साथ में, या फिर काफी सर्कमस्टांसेस होते हैं, या फिर वी वांट टू लिव विद ईच अदर, इट वाज जस्ट अ स्पैन, या फिर इट वाज जस्ट द टाइम फेज जब हमारा झगड़ा हो गया था। तो वहां पर कोर्ट की मदद मांग सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे बीच में रिकंसाइलेशन करवा दो। या फिर कोर्ट को ही लगता है कि दे आर जस्ट फाइटिंग बिकॉज ऑफ मे बी द रिलेटिव्स और समवन, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। तो कोर्ट जो है वहां पर दो पार्टीज को अलग रख के एक मीडिएटर बिठा के, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को बिठाकर जहां पर उन्हें लगता है कि ये इनकी रिकंसाइलेशन करवा सकते हैं, वहां पर कोर्ट जो है वो एडजर्न कर देता है प्रोसीडिंग्स फॉर नॉट मोर देन 15 days, ठीक है, और मैटर को रेफर कर देता है, ठीक है। नाउ दिस नॉट मोर देन 15 days वाला क्लॉज याद रखना। ये जो जितनी भी डेट्स, टाइम पीरियड, ये सब आता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है कॉपी ऑफ डाइवोर्स डिक्री शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों पार्टीज को कॉपी ऑफ डाइवोर्स डिक्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नाउ सेक्शन 23 क्लॉज ए, सेक्शन 23A talks about relief for respondent in divorce and other proceedings. Respondent may not only oppose the relief sought but also make counter claims for any relief under this act. यानी कि अगर एक पिटिशन फाइल हो चुकी है ऑलरेडी, तो वहां पर जरूरी नहीं है, अगर मान लो रिस्पोंडेंट को अपने क्लेम्स रखने हैं या फिर रिस्पोंडेंट को अपनी बातें रखनी है, तो वहां पर जो है रिस्पोंडेंट उसी जो केस चल रहा है उसी में काउंटर क्लेम्स कर सकता है और वहीं पर अपने रिलीफ्स को मांग सकता है, ठीक है। उसको अलग से कोर्ट में फाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 24 विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। वाइफ और हस्बैंड हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम। अब यहाँ पर दोनों इंक्लूड होते हैं, वाइफ भी और हस्बैंड भी। ऑन एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट में ऑर्डर रिस्पोंडेंट टू पे पिटिशनर एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एंड मंथली सच सम एज रीजनेबल। यानी कि अगर वाइफ या फिर हस्बैंड दोनों में से कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिसकी, तो कोर्ट जो है दोनों को, रिस्पोंडेंट को बोल सकता है कि वो पिटिशनर को एक सम पे करे फॉर द मंथली एक्सपेंसेस प्लस प्रोसीडिंग के जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी, ठीक है। प्रोवाइडेड एप्लीकेशन बी डिस्पोज्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड। यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको हम 60 days के अंडर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, वरना ऐसे तो केसेस चलते रहते बंदा कितने पैसे दे देगा, वो तो फाइनली डिसाइड होता है ना कि कोर्ट में कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, एलिमनी मिलना चाहिए, दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 25, ठीक है। नाउ परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, कोर्ट orders respondent shall pay to the applicant gross sum or monthly or periodical sum not exceeding the life of the applicant। यानी कि एक एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके परिवार वालों को देता रहेगा सारा का सारा जो ये मंथली ग्रॉस या पीरियोडिकल। चाहे ऐसा भी हो रहा हो कि वाइफ जो है वो किसी को मेंटेन करी थी, यानी कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को मेंटेन करी थी एक्सेप्ट चिल्ड्रन, बिकॉज हो सकता है चिल्ड्रन जो है वो तो उसी के ही हो ना, तो उसका अलग से होगा, उसका अलग से डिसाइड होगा कि उसको अपने बच्चों को कितने देने हैं, कैसे पालना है, ठीक है। लेकिन अगर वाइफ कैसे भी घर चला रही थी तो वहां पर अगर उसके घर में कोई और पर्सन था, इफ शी इज नॉट मैरिड, इफ शी इज मैरिड तो वहां पर तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता है मेंटेनेंस वाला, ठीक है। इफ शी इज मैरिड अगेन, ओके। तो अगर वो किसी को मेंटेन करी थी तो वहां पर
वो जो है उसकी सिर्फ एप्लीकेंट की लाइफ तक ही प्रोवाइड करेगा मेंटेनेंस, उसके बाद नहीं करेगा। मे सिक्योर सच पेमेंट बाय चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट के ऊपर ड्यूटी है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ कर सकता है और हो सकता है पैसे ना दे, मंथली एक्सपेंस ना दे, मेंटेन ना करे किसी भी वे से, या फिर चालाकी दिखाने की कोशिश करे और ये बता दे कि मैं तो आई एम बैंकक्रप्ट या कुछ भी ऐसे, तो उस केस में कोर्ट जो है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा देती है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से उस पर्सन को, जो एप्लीकेंट है, उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कोर्ट में वेरी, मॉडिफाई, रिसेंड और सर्च ऑर्डर। ठीक है। तो अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वाइफ है उसको मेंटेन कर रहे थे, या फिर हस्बैंड है उसको मेंटेन कर रहे थे एंड देन दे मैरी अगेन, तो उस केस में, या फिर मान लो दे वर नॉट हैविंग एनी इनकम बट फॉर्चुनेटली they become capable and independent and they start earning very good, तो उस केस में कोर्ट जो है वो वेरीफाई कर देगी, वेरी कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, या फिर खत्म भी कर सकती है उन ऑर्डर को मेंटेनेंस एलिमनी के। ठीक है, फाइनली। और थर्ड हमारा बात कर रहा है हस्बैंड या वाइफ रीमैरी। ठीक है, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी शादी कर लेते हैं वापस, तो मेंटेनेंस एलिमनी का किस्सा खत्म हो जाता है। वाइफ डू नॉट रिमेन चैस्ट। ठीक है, या फिर हस्बैंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स आउट ऑफ वेडलॉक, इन केसेस में भी अगर मेंटेनेंस चलते। अब ये जो दो क्लॉजेस हैं, आप इनको डाइवोर्स के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, अगर जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा कुछ होता है कि द हस्बैंड गोज आउट ऑफ द वेडलॉक एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर द वाइफ डज नॉट रिमेन चास्ट, तो फिर वहां पर जो है मेंटेनेंस वाला क्लॉज जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। Now moving on to our next section, which is section 26, which talks about custody of children. ठीक है, court may deem just and proper with respect to the custody, maintenance, education of the minor children, provided application shall be disposed of within 60 days from the date of service of the notice on the respondent. ठीक है, कोर्ट जो है वो ही सारे मेंटेनेंस, एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन, उनकी सबकी कस्टडी के बारे में देखेगा, और ये जो एप्लीकेशन है इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। ठीक है। नाउ डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो है ना, ये हम मेंटेनेंस और वो वाले एक्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, इट इज जस्ट अ सेक्शन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है, और कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस, एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन के बारे में डिसीजन जो है वो मेक करेगा। ठीक है। Now disposal of the property. Court may make provisions in decree as to any property presented at or about the time of the marriage belong to jointly both to husband or wife. अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट आ रखा है कि जी ये जो प्रॉपर्टी थी इट वाज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग और एट अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम पे, तो वहां पर कोर्ट जो है वो बोल सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इट बिलोंग्स टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे माइट हैव इक्वल हिस्सा, या फिर बाद में उसको डिवाइड कर, जैसे भी कोर्ट को करना है वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, इक्वल डिवाइड कर सकता है, पैसे दे सकता है, एक को बोल सकता है कि तुम पैसे दे दो उसको उतने, ठीक है, और तुम प्रॉपर्टी रख लो, जैसे भी इनको सेटल करना है वैसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 28 विच टॉक्स अबाउट अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर्स। अब अपील क्या होगी? अपील शैल लाई टू द कोर्ट to which appeal ordinarily lies. ठीक है। Same orders under section 25 and 26 shall be appealable if they are not interim orders. ठीक है। 25 क्या था हमारा? 25 talks about permanent alimony and maintenance and 26 talks about custody of children. तो इन दोनों में वो सिर्फ तभी अपीलेबल होंगे जब वो इंटरिम ऑर्डर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरिम ऑर्डर्स दिए जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट बोल दे कि आपको इतना मेंटेन करना है, इतने पैसे देने, या फिर फॉर द टाइम बीइंग किसी एक पर्सन को बोल सकता है कि यू हैव टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो वहां पर इंटरिम ऑर्डर्स पे अपील नहीं होगी। ठीक है। थर्ड इज टॉकिंग अबाउट नो अपील ऑन कॉस्ट ओनली। अगर सिर्फ कॉस्ट की बात है तो वहां पर सिर्फ अपील नहीं होगी। ठीक है। फोर्थ टॉक्स अबाउट अपील शैल बी प्रेफर्ड इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यहाँ पर 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। ठीक है। नाउ सेक्शन 28 which is last section of this part, it talks about
28A talks about enforcement of decree and order. All decrees and orders shall be enforced in the like manner as made exercise of its original civil jurisdiction. यानी कि जितनी भी डिक्री और ऑर्डर पास हुए हैं उनको वैसे ही एक्सरसाइज किया जाएगा, उनको ऐसे ही इन्फोर्स किया जाएगा जैसे ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन बनती है उन पे, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस act is talking about savings and repeals, and our section 29 which is kind of the last section of this act, ठीक है, क्योंकि 30 तो repeals ही है। So 29 talks about no marriage solemnized before this act to be invalid, ठीक है, if parties belong to same gotra, parivara, belong to different religions, caste, subdivisions of the same caste। यानी कि अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी शादी हुई है, हम उसको ये नहीं बोल देंगे कि वो इनवैलिड मैरिज है जस्ट बिकॉज वो इन सब कैटेगरीज में आती है, ठीक है। Nothing shall deem to effect any right recognized by custom or any special enactment to obtain dissolution of Hindu marriage। यानी कि अगर पुराने जमाने में या फिर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी राइट रिकॉग्नाइज हुआ था बाय कस्टम या फिर किसी भी स्पेशल एनैक्टमेंट की वजह से कोई भी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हुई थी, तो वहां पर हम ये नहीं बोल देंगे कि अब उसका स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा जस्ट बिकॉज इस एक्ट के आने से जो प्रोविजंस हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। Nothing shall affect any proceedings under any law for declaring any marriage null and void pending at the commencement of this act, or any such proceeding may be continued or determined as if this act has not been passed। अब ये उस टाइम की बात है कि जब ये एक्ट आया था, जब ये एक्ट आया था अगर उस टाइम पे कोई प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग थी, अगर उस टाइम पे यू नो कोई जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है वो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करी थी, तो वहां पर हम उसको नल एंड वॉइड मानेंगे और हम ये मानेंगे एज इफ ये एक्ट पास नहीं हुआ है और जैसे चल रही थी प्रोसीडिंग्स वैसे ही चलती रहें, ठीक है। नथिंग शैल इफेक्ट प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब यहाँ पर जो भी कुछ दिया है स्पेशल मैरिज एक्ट में जो कुछ भी दिया है तो अब उनको डिफरेंट वे से डील किया जाएगा। अगर आपकी दो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों की शादी होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन अगर दो हिंदू की शादियां होती हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके प्रोविजंस उस एक्ट को नहीं इफेक्ट करेंगे। और फाइनली है हमारा सेक्शन 30 विच टॉक्स अबाउट रिपील्स, जो बताता है कि हमारा सेक्शन 2 और फर्स्ट शेड्यूल जो था वो रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1960 के बाद से पुराने वाला जो है वो रिपील हो चुका है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड Hindu Marriage Act 1955 and it was a clear-cut session. I hope you all liked it, and if you all liked it, so kindly like, share and subscribe to my channel for more such videos। and Hindu law को हम और भी जो बाकी सारे एक्ट्स रह गए उन सबको कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू सो मच।